कल लास्ट में कहाँ तक आ गए थे भाई हम लोग? अशोक का धम्म का सिद्धांत। तो देखिए, आज जो आपका टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि ये जो टॉपिक है प्रारंभिक परीक्षा में ज्यादा सहायक आपका सिद्ध होगा, लेकिन इस टॉपिक का नामकरण आप कैसे करेंगे? मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा अशोक, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, ओब्लिक करके आप ये भी लिख सकते हैं अशोक के अभिलेख, ओब्लिक करके आप ये भी लिख सकते हैं शिलालेख। अशोक के अभिलेख या शिलालेख, ठीक है। इंग्लिश में दोनों के लिए एक कॉमन शब्द आपका आ जाता है जिसको आप क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास में आपको जो डिस्कस करना है वो यही करना है कि अशोक के अभिलेखों का या अशोक के शिलालेखों का क्या कॉन्सेप्ट है, और प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर अभिलेखों या शिलालेखों जैसी जो बड़ी व्यवस्था है ये अशोक के साथ ही जुड़ पाती है, और अगर ये अशोक के साथ जुड़ के काम करती है तो इसने अशोक के शासनकाल को क्या दिया है, किस तरीके से आपको अपनी बातें करनी। आई बात सुनिए। हालांकि देखो, ये जो टॉपिक आपको बना हुआ है ये कंप्लीट अपने आप में फैक्चुअल होता है। अपने आप में क्या फैक्चुअल है? एक तरीका तो ये है कि मैं सीधे इनके नाम आपको बता दूं, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता के चलूं कि कौन सा अभिलेख या कौन सा शिलालेख आपको कहां से मिला है। लेकिन आपका इससे काम नहीं चलेगा, आपको जरूरत है किसके? कॉन्सेप्ट की। आपको समझाना पड़ेगा अपने आप को कि अशोक के पास जो अभिलेखों या शिलालेखों जैसा कॉन्सेप्ट है ये अशोक के शासनकाल को क्या दिया है, या किस तरीके से आप इसको अशोक के शासनकाल के साथ जोड़ करके चलेंगे। आई बात सुनिए। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक सवाल करना चाहूंगा कि अगर आप ये कहते हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में अगर आपको जानकारियां प्राप्त करनी, भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम, मैंने शब्द क्या दिया? भारतीय इतिहास से आपको दे दिया है। आप चाहें तो आप भारतीय इतिहास को हटा करके इतिहास जैसी शब्दावली का प्रयोग भी कर पाएंगे। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास के संदर्भ में अगर आपको जानकारियां प्राप्त करनी है, तो जानकारियां प्राप्त करनी है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास किस किस प्रकार की सोर्सेस हैं, है ना। आपको बताना पड़ेगा किस किस प्रकार के एविडेंस हैं, ये सारी बातें आपको करनी पड़ती हैं। अब देखो, जैसा आप लोग भली बात ही जानते हैं कि भारतीय इतिहास का जो वर्गीकरण है तीन प्रकार से आपके सामने आता है। प्राचीन भारतीय इतिहास, आगे क्या मिलेगा आपको? मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और सबसे अंतिम में आपको क्या मिलता है? आधुनिक भारतीय इतिहास। इस तरीके से संपूर्ण भारतीय इतिहास का जो प्रॉपर क्लासिफिकेशन है आपके सामने आता है। इसमें देखो, जो आपका आधुनिक भारतीय इतिहास है, तो आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में अगर आपको जानकारियां प्राप्त करनी है तो यहाँ आसानी का धरातल आपका क्या बन जाता है, क्योंकि जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, जो आपका शिक्षा है, उसका विकास हो चुका है। आप मेरे साथ कभी पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का कॉन्सेप्ट दिया, और जैसे ही अंग्रेजों ने भारत में 1835 तक आते आते आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था को भारत में लागू किया, उसके बाद आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो तमाम प्रकार की जानकारियां हमारी ओर आनी थी, वो तमाम प्रकार की जानकारियां अलग अलग किताबों के माध्यम से आई, अलग अलग न्यूज पेपर के माध्यम से आई, अलग अलग मैगजीन्स के माध्यम से आई। तो आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में अगर आप अपने आप को जागरूक कराना चाहते हैं तो वहां बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना आपको नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो माहौल ही थोड़ा क्या है, अलग है। एक बात है, अगर आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात करोगे तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भाषाओं का बड़ा खेल रहा है। भाषाओं का मतलब क्या होगा? मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मान लीजिए मैंने कहा अरबी भाषा, मान लीजिए मैंने कहा फारसी भाषा, मान लीजिए मैंने कहा आपसे उर्दू भाषा। तो असल में क्या होगा कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जब आप मुस्लिम शासन को डील करने की बात करते हो, तो मुस्लिम शासन में जो भी लोग आपको गद्दी पर दिखाई पड़ते हैं, उन्होंने हमेशा ही कोशिश की है कि वो अपने दरबार में नाना प्रकार के विद्वानों को संरक्षण दें, और नाना प्रकार के विद्वानों को संरक्षण देने के बाद अपने इतिहास के बारे में लिखवाएं। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में अगर आप जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो वहां साहित्य का एक बड़ा विकास हो गया था, और क्योंकि वहां पर साहित्य का एक बड़ा विकास हो गया था
तो जानकारी हमारी ओर बड़ी आसानी के साथ आ जाती है, कोई दिक्कत या कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भारत में जो संपूर्ण मुस्लिम शासन आपको दिखाई देता है, उसका विभाजन दो प्रकार से आपके सामने आता है। एक खंड क्या है, दिल्ली सल्तनत, और लास्ट वाला खंड क्या होता है, मुगल काल। ठीक है, मामला चाहे दिल्ली सल्तनत का हो या मामला चाहे मुगल काल का हो, दोनों जगह आपको ये बात नजर आएगी कि साहित्य का बहुत बड़े पैमाने पर विकास हुआ। और जो मुगल शासक हैं या दिल्ली के जो आपके सुल्तान हैं, उन्होंने जब गद्दी पर बैठ करके आप लोगों को शासित करने की बात की, तो जो नाना प्रकार की गतिविधियां आपके सामने आती हैं, वो साहित्य के माध्यम से आपके सामने आ गई। ठीक है, अब मामला बनता है प्राचीन भारतीय इतिहास का। अब प्राचीन भारतीय इतिहास का मतलब यही हुआ, प्राचीन भारतीय इतिहास का मतलब यही हुआ कि या तो आप मानव सभ्यता की बात कर लो या राज्य जैसी व्यवस्था की बात कर लो, जैसा भी आपका मन हो। अगर आप मानव सभ्यता की बात करोगे या राज्य जैसी व्यवस्था की बात करोगे, तो प्राचीन भारतीय इतिहास का मतलब यह होगा कि मानव सभ्यता से संबंधित जो नाना प्रकार की वैल्यूज हैं और राज्य जैसी व्यवस्था से संबंधित जो आपके नाना प्रकार की वैल्यूज हैं, उनमें प्राचीनता है। उनमें क्या है, प्राचीनता है। और ऐसा नहीं कि साहित्य हमारे पास नहीं है, साहित्य हमारे पास है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में अगर आप जानकारी को अपनी ओर खींचना चाहते हैं, तो साहित्य आपके पास है। और मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे बड़ा साहित्य क्या है, वेद। लेकिन क्या वेदों की भाषा को पढ़ के आप प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो मानव सभ्यता आपके सामने आती है या राज्य जैसी व्यवस्था और उस व्यवस्था के सर प्रकार के क्रियाकलाप सर आपके सामने आते हैं? सर हाँ जी, कोई ज्वाइन करना चाह रहा है सर, वो मैसेज कर रहे हैं सर, ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं, सर को बोल दो। है ना। तो साहित्य आपके पास है, ऐसा नहीं है। और मैंने अभी भी आपको बताया कि साहित्य जो आपका है उसमें वेदों का जो स्थान है उसको आप लोग नेगलेक्ट करके भी नहीं चलेंगे। आई बात समझ में? लेकिन वेदों के अंदर जो लैंग्वेज का टफनेस है, यानी कि संस्कृत भाषा का जो इस्तेमाल है, वो आपके लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। हालांकि आपने हमारे साथ ये बातें पहले भी क्लास में डिस्कस की हैं कि उत्तर वैदिक काल में काफी कुछ काम किए गए कि वेदों की जो भाषा की कठिनाई है उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, यानी कि कैसे उसको आसान बनाया जाए। तो साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में जानकारी आपको लेकर के आएगा, लेकिन साहित्य में थोड़ी दिक्कत है, थोड़ी परेशानी। अगर आप किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर को सुनने की बात करोगे, तो सबसे पहले आपको यही बताने का काम करेगा कि भैया इतिहास कहीं का भी हो, ये मामला केवल भारत का नहीं है, इतिहास कहीं का भी हो। और अगर इतिहास के संदर्भ में आपको जानकारी अपनी ओर लेकर के आनी है या इतिहास के संदर्भ में आप अपने आप को जागरूक कराना चाहते हैं, तो कुछ चीजें हैं जो आपके लिए काम करती हैं। ये बिंदु मैंने एक बार और आपकी क्लास में उठा रखा है। तो लोग आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके पास पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, आपके पास साहित्य के रूप में लिखित साक्ष्य भी होते हैं, है ना। आपके पास क्या होता है, विदेशी यात्रियों, जो विदेशी यात्री आते हैं, तो विदेशी यात्री जब आते हैं तो वो अपने डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो उनके जो आपकी यात्रा विवरण है वो भी इतिहास को जानने में और समझने में क्या होते हैं, आपके सबसे बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। लेकिन साथ ही साथ सभी लोगों ने इस बात को भी आपको समझाने की कोशिश की है कि इतिहास को जानने के क्रम में एक बड़ी कठिनाई जो आपकी है वो पुरातात्विक साक्ष्य ही बनता है। आपको याद होगा हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में मैंने एक बार इस मुद्दे को आपके सामने उठा रखा है। अब पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब क्या होता है, मैं बहुत पहले आपको बता के चला गया था। जनरली पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब यह होता है कि जमीन के नीचे दबे हुए जो आपके रिमेन्स हैं, यानी कि जमीन के नीचे दबे हुए जो आपके अवशेष हैं, जिनको भौतिक अवशेष कहा जाता है, तो ये जो आपके भौतिक अवशेष हैं ये पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में आपके सामने आते हैं। और जब ये पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में आपके सामने आते हैं, तो इतिहास के किसी भी कालखंड के संदर्भ में आपको जागरूक करते हैं या कर सकते हैं या करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ी चर्चा बार बार यही की गई है कि पुरातात्विक साक्ष्यों में कठिनाई है, यानी कि पुरातात्विक, जैसे आप हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं या भारत में आप लोग स्टोन एज की बात करते हैं, तो मामला चाहे आपके स्टोन एज का हो
या मामला चाहे आपके हड़प्पा सभ्यता का हो, अगर आप दोनों को ही आधार बना के चलने की बात करेंगे तो दोनों के संदर्भ में अगर जानकारियों को आप अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेंगे तो आपका एक ही सहारा है, जिसे क्या कहा जाता है, पुरातात्विक साक्ष्य। इंग्लिश में आप उसको क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। लेकिन इसकी कठिनाई मैंने आपको बताई थी कि पुरातात्विक साक्ष्यों में दिक्कत क्या होती है कि पुरातात्विक साक्ष्यों में हम जो अपने आप को जागरूक करने की बात करते हैं वो पुरातात्विक विदों की ओर से करते हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट की ओर से करते हैं। अब पुरातात्विक विद है कोई, मान लीजिए उसने किसी भी कहीं जाकर के जमीन के नीचे उसने कोई खुदाई करने का काम किया और खुदाई करने के बाद अगर उसको भौतिक अवशेष मिले तो उन भौतिक अवशेषों को अपनी ओर से टैकल करता है, वो अपनी ओर से पढ़ता है और अपनी ओर से पढ़ करके जानकारी को आपके सामने लाने की कोशिश करता है। हालांकि समय के अनुसार लोग उस पर भी अपनी कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक निष्कर्ष आपके सामने नहीं आ पाते। हिंदी में एक शब्द आता है कि अटकलें लगाना, स्पेकुलेशंस, ये आप कर सकते हैं कि अगर ये साक्ष्य है तो ऐसा हुआ होगा, ये साक्ष्य है तो ऐसा हुआ होगा, ये साक्ष्य है तो ऐसा हुआ होगा, है ना। कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष मेरे समझ में तो नहीं आता। तो जैसे आज का टॉपिक आपके सामने बना हुआ है कि मामला अशोक के अभिलेखों का है या मामला अशोक के शिलालेखों का है, ये बात तो आपको बता के चलनी पड़ेगी कि अगर आप अशोक के अभिलेखों को या अशोक के शिलालेखों को समझना चाहते हो तो इन्होंने अशोक के शासनकाल को तमाम प्रकार की सकारात्मकताएं देने का कार्य किया। कुछ लोगों ने यहां तक कहने की कोशिश की है कि अगर आप अशोक से अशोक के अभिलेख या अशोक के शिलालेखों को अगर आप छीन लेते हैं तो अशोक का शासनकाल शून्य हो सकता है। क्या कहा मैंने, अशोक का शासनकाल शून्य हो सकता है, क्योंकि इसकी महत्ता भी मैंने आपके सामने नहीं रखी है। और जब महत्ता मैं आपके सामने रखूंगा एक आर्टिकल के माध्यम से, आप तुरंत अपने आप को समझा पाएंगे कि जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं ये बातें बिल्कुल क्या है, 100% सही। अब सबसे पहली बात हमारे सामने ये आती है कि अशोक के अभिलेख जो हैं या अशोक के शिलालेख जो हैं ये क्या हैं। अगर ये अशोक के शासनकाल के संदर्भ में या अशोक की नीतियों के संदर्भ में या अशोक के धर्म के सिद्धांत के संदर्भ में आपको जानकारी देने का कार्य करते हैं, तो अगर ये आपको जानकारी देने का कार्य करते हैं तो ये क्या बनेंगे आपके लिए, साक्ष्य। मैं गलत तो नहीं कह रहा, क्या बनेंगे, साक्ष्य। तेज आवाज के साथ, साक्ष्य। और कैसे साक्ष्य बनेंगे, आपको लग रहा होगा कि अशोक के जो अभिलेख हैं या अशोक के जो आपके शिलालेख हैं इन पर कुछ बातें लिखी गई हैं। अब कई बार आपका मन होगा क्योंकि इन पर कुछ बातें लिखी गई हैं तो हम इनको लिखित साक्ष्यों के रूप में काउंट करके चलेंगे। ये गलती आपको नहीं करनी है। अशोक के अभिलेखों को, शिलालेखों को आप साक्ष्य बता के चलोगे, लेकिन कैसे साक्ष्य बता के चलोगे, पुरातात्विक साक्ष्य बता के चलोगे, पुरातात्विक साक्ष्य बता के चलोगे, क्योंकि ये अशोक के शासन काल में हमारे सामने नहीं आते हैं। ये बाद में खुदाई के माध्यम से या उत्खनन कार्य के माध्यम से, यानी कि पुरातात्विक विदों ने जब खुदाई का कार्य किया है तो खुदाई के कार्यों का परिणाम है। क्योंकि ये खुदाई के कार्यों का परिणाम है, भले ही इन पर बातें लिखित रूप में आपके सामने आती हैं, आप इनको संपूर्णतः लिखित साक्ष्यों के रूप में काउंट नहीं कर पाएंगे। आप इनको किस रूप में काउंट कर पाएंगे, पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में काउंट कर पाएंगे। और जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि पुरातात्विक साक्ष्य अपने आप में क्या होते हैं, सबसे टिपिकल एविडेंस माने जाते हैं, सबसे टिपिकल एविडेंस माने जाते हैं। मेरी बातें दिमाग में स्टैब्लिश करने की कोशिश करो, क्योंकि आगे कुछ फैक्ट भी आपके सामने आने वाले हैं, तो उन फैक्टों को अपनी ओर खींचने में आपको आसानी हो जाएगी। मैंने क्या कहा, अगर ये पुरातात्विक साक्ष्य हैं तो टिपिकल है, इनको समझना क्या है, काफी कठिन। लेकिन लोगों ने प्रयास किए हैं और लोगों के प्रयास आज तक संपूर्ण अवस्था में तो नहीं गए हैं, लेकिन लोगों ने प्रयास करके काफी हद तक अशोक के अभिलेखों को या शिलालेखों की व्यवस्था को समझने का प्रयास किया है। ये भी समझने का प्रयास किया कि अशोक के अभिलेखों में या शिलालेखों में किस प्रकार की बातें आपके सामने आती हैं, ये भी प्रयास हुए हैं। लेकिन इस सारे के सारे प्रयास क्या है, संपूर्णता में नहीं गए हैं। हालांकि काफी आगे तक लोग बढ़ चुके हैं, लेकिन संपूर्णता में आप इनको काउंट करके नहीं चलोगे। ये बातें आपकी समझ में आ रही है ना। अब आपको क्या करना है, एक आर्टिकल आपको लिखना है। एक आर्टिकल के माध्यम से मैं बढ़िया तरीके से आपको जागरूक करना चाहता हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाए, है ना। और आगे मैं और अलग तरीके से आपके सामने बातें रखूंगा।
तो लिखते हैं एक आर्टिकल, है ना, लिखिएगा। अब इसमें मत फंसना आप लोग। हिंदी में किताब में कहीं कहीं अभिलेख लिखा मिलेगा, कहीं कहीं शिलालेख लिखा मिलेगा। हालांकि इसमें एक वैज्ञानिक जानकारी मैं अभी आपको देने वाला हूं, लेकिन दोनों का मतलब लगभग में एक ही है, क्योंकि दोनों के लिए इंग्लिश में एक ही शब्द इस्तेमाल होता है, इंस्क्रिप्शन। लिखो, अशोक के अभिलेखों जैसी व्यवस्था, अशोक के अभिलेखों जैसी व्यवस्था, अशोक के अभिलेखों जैसी व्यवस्था, अशोक के अभिलेखों जैसी व्यवस्था ने अशोक के शासनकाल को, अशोक के शासनकाल को, अशोक के शासनकाल को प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर कुछ इस प्रकार से स्थापित किया, कुछ इस प्रकार से स्थापित किया, कुछ इस प्रकार से स्थापित किया कि जहां एक ओर प्राचीन भारतीय इतिहास के आलोक में, कि जहां एक ओर प्राचीन भारतीय इतिहास के आलोक में महानतम राजाओं ने शासन किया, जहां एक ओर प्राचीन भारतीय इतिहास के आलोक में महानतम राजाओं ने शासन किया, महानतम राजाओं ने शासन किया, लेकिन अभिलेखों की व्यवस्था ने अशोक के शासनकाल को, लेकिन अशोक के अभिलेखों ने अशोक के शासनकाल को, लेकिन अशोक के अभिलेखों ने अशोक के शासनकाल को इन महानतम राजाओं के शासनकाल से, इन महानतम राजाओं के शासनकाल से काफी आगे लाकर खड़ा कर दिया, काफी आगे लाकर खड़ा कर दिया। असल में अभिलेखों जैसी व्यवस्था के माध्यम से अशोक ने, असल में अभिलेखों जैसी व्यवस्था के माध्यम से अशोक ने, असल में अभिलेखों जैसी व्यवस्था के माध्यम से अशोक ने अपनी अपनी प्रजा के साथ, अपनी प्रजा के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए। क्या? असल में अभिलेखों जैसी व्यवस्था के माध्यम से अशोक ने, असल में अभिलेखों जैसी व्यवस्था के माध्यम से अशोक ने अपनी प्रजा के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया, अपनी प्रजा के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया, जिससे प्रजा को इस बात का एहसास हुआ कि, जिससे प्रजा को इस बात का एहसास हुआ कि, जिससे प्रजा को इस बात का एहसास हुआ कि, जिससे प्रजा को इस बात का एहसास हुआ कि हमारे समक्ष, हमारे समक्ष एक राजा ऐसा भी है, हमारे समक्ष एक राजा ऐसा भी है, हमारे समक्ष एक राजा ऐसा भी है जो हमारे हित में ही, जो हमारे हित में ही, जो हमारे हित में ही अपने व्यक्तिगत हित की तलाश कर रहा है, जो हमारे हित में ही अपने व्यक्तिगत हित की तलाश कर रहा है, जो हमारे हित में ही अपने व्यक्तिगत हित की तलाश कर रहा है, तलाश कर रहा है। साथ ही साथ अशोक ने, साथ ही साथ अशोक ने, साथ ही साथ अशोक ने
साथ ही साथ अशोक ने अभिलेखों जैसी व्यवस्था के माध्यम से, साथ ही साथ अशोक ने अभिलेखों जैसी व्यवस्था के माध्यम से अपने ही प्रजा को एक नैतिक शिक्षा देने का कार्य किया, एक नैतिक शिक्षा देने का कार्य किया, एक नैतिक शिक्षा देने का कार्य किया, एक नैतिक शिक्षा देने का कार्य किया। यह बतलाने का कार्य किया, यह बतलाने का कार्य किया, यह बतलाने का कार्य किया कि किस प्रकार के नैतिक व्यवहार को अपनाया जाए। यह बतलाने का कार्य किया कि किस प्रकार के नैतिक व्यवहार को अपनाया जाए। यह बतलाने का कार्य किया कि किस प्रकार के नैतिक व्यवहार को अपनाया जाए, किस प्रकार के नैतिक व्यवहार को अपनाया जाए, ताकि समाज में अनावश्यक संघर्षों को बढ़ावा ना मिले, ताकि समाज में अनावश्यक संघर्षों को बढ़ावा ना मिले, ताकि समाज में अनावश्यक संघर्षों को बढ़ावा ना मिले, ताकि समाज में अनावश्यक संघर्षों को बढ़ावा ना। अगला पैराग्राफ लिखिएगा। अशोक के शासनकाल में अभिलेखों जैसी व्यवस्था का शामिल होना, अशोक के शासनकाल में अभिलेखों जैसी व्यवस्था का शामिल होना, अशोक के शासनकाल में अभिलेखों जैसी व्यवस्था का शामिल होना, अशोक के शासनकाल में अभिलेखों जैसी व्यवस्था का शामिल होना आचार्य चाणक्य द्वारा दी गई, आचार्य चाणक्य द्वारा दी गई एक शिक्षा का परिणाम भी रहा। आचार्य चाणक्य द्वारा दी गई एक शिक्षा का परिणाम भी रहा। आचार्य चाणक्य द्वारा दी गई एक शिक्षा का परिणाम भी रहा, जिसमें आचार्य चाणक्य ने और राजा को यह समझाने का प्रयास किया था, जिसमें आचार्य चाणक्य ने राजा को यह समझाने का प्रयास किया था, जिसमें आचार्य चाणक्य ने राजा को यह समझाने का प्रयास किया था कि सैन्य ताकत ही सबसे बड़ी ताकत नहीं होती, कि सैन्य ताकत ही सबसे बड़ी ताकत नहीं होती, कि सैन्य ताकत ही सबसे बड़ी ताकत नहीं होती। एक राजा की ताकत इस बात में भी निहित होती है, एक राजा की ताकत इस बात में भी निहित होती है, एक राजा की ताकत इस बात में भी निहित होती है कि उसी की प्रजा किस सीमा तक, कि उसी की प्रजा किस सीमा तक, कि उसी की प्रजा किस सीमा तक उसके शासन को समर्थन दे पा रही है, कि उसी की प्रजा किस सीमा तक, कि उसी की प्रजा किस सीमा तक उसी के शासन को समर्थन दे पा रही है। और यह तभी संभव हो सकता है, और यह तभी संभव हो सकता है जब कोई राजा किसी भी साधन के माध्यम से, और यह तभी संभव हो सकता है जब कोई राजा किसी भी साधन के माध्यम से
और यह तभी संभव हो सकता है जब कोई राजा किसी भी साधन के माध्यम से अपना एक प्रत्यक्ष संबंध अपना एक प्रत्यक्ष संबंध अपना एक प्रत्यक्ष संबंध अपना एक प्रत्यक्ष संबंध अपनी प्रजा के साथ स्थापित करे, अपनी प्रजा के साथ स्थापित करे, अपनी प्रजा के साथ स्थापित करे, अपनी प्रजा के साथ स्थापित करे। अशोक ने इस संबंध को अशोक ने इस संबंध को अशोक ने इस संबंध को अभिलेखों जैसी व्यवस्था के माध्यम से अशोक ने इस संबंध को अभिलेखों जैसी व्यवस्था के माध्यम से अशोक ने इस संबंध को अभिलेखों जैसी व्यवस्था के माध्यम से स्थापित किया स्थापित किया स्थापित किया। अब आपको क्या करना है, इसी पैराग्राफ में पेन चेंज करके लिखेंगे, है ना, सेम पैराग्राफ में पेन चेंज करके लिखेंगे। यदि आचार्य चाणक्य की इस शिक्षा को यदि आचार्य चाणक्य की इस शिक्षा को वर्तमान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के साथ जोड़कर देखा जाए, वर्तमान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के साथ जोड़कर देखा जाए, वर्तमान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के साथ जोड़कर देखा जाए, तब भारत के माननीय प्रधानमंत्री की ओर से तब भारत के माननीय प्रधानमंत्री की ओर से लगातार मन की बात जैसी व्यवस्था के माध्यम से 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 राज्य के नागरिकों के साथ राज्य के नागरिकों के साथ एक प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया जा रहा है, एक प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया जा रहा है, एक प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया जा रहा है, एक प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया जा रहा है। आया कुछ समझ में? नहीं, जोड़ के लिखने की बात है ना। और मैंने बहुत पहले आपको बताया है, मुख्य परीक्षा में अगर कोई ऐसा सवाल आता है जिस सवाल के उत्तर लेखन की प्रक्रिया में आपको सरकारी क्रियाकलापों का जिक्र करना हो, तो मैटर ये नहीं करता कि आप सरकार के समर्थन में हैं या आप सरकार के विरोध में हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी की जो दृष्टि है वो इस ओर आनी चाहिए कि अगर किसी सरकारी कामकाज पर लिखना हो तो आप सरकार को खुली चुनौती नहीं देंगे, आप पक्ष की बात करेंगे, आप विपक्ष की भी बात करेंगे, यानी कि नकारात्मक पक्ष भी दिखाना पड़ेगा और सकारात्मक पक्ष भी दिखाना पड़ेगा। मैं आपको ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि मन की बात के किस प्रकार के सकारात्मक परिणाम, मन की बातों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितने लोगों की समस्याओं को अपनी ओर खींचा है और उन समस्याओं को जो निवारण है किस तरीके से किया है। लेकिन एक बात समझ में आती है कि मन की बात जैसा जो माध्यम है, ये आचार्य चाणक्य की वही शिक्षा के साथ आप जोड़ करके दिखा सकते हैं। तो अशोक केवल पत्थरों को गढ़वाने का काम नहीं कर रहा है, अशोक केवल खंभों को गढ़वाने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि अगर आप पत्थर की बात करेंगे या खंभों की बात करेंगे तो अशोक उन पर कुछ लिखने की बात कर रहा है। और अशोक ने उन पर जो बातें लिखी हैं, उन्हीं बातों के माध्यम से उसने अपनी प्रजा के साथ एक बहुत ही पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन स्टैब्लिश किया है, जो आचार्य चाणक्य भी चाहते थे। जैसे मैंने आपको लिखाया है कि सैन्य ताकत आपके पास है, लेकिन ऐसा नहीं है
कि सैन्य ताकत ही सबसे बड़ी ताकत होगी। अगर इसी बात को आपको किसी और को समझाना हो तो धनानंद, नंद वंश का जो राजा आपको मिलता है धनानंद, उसके पास एक बहुत ही बड़ी सैन्य ताकत थी, लेकिन वो भी तो हारा। क्यों हारा? क्योंकि उसकी प्रजा का समर्थन उसके सामने नहीं, उसकी प्रजा का सहयोग उसको नहीं मिल पाया। तो वही बात मैंने घुमा के आपको लिखा ही है कि ये बढ़िया बात है कि आचार्य चाणक्य एक समय में इस शिक्षा को देने का काम कर रहे थे, और अशोक ने अभिलेखों या शिलालेखों जैसी व्यवस्था के माध्यम से इस चीज को सैद्धांतिक तौर पर नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से लागू करने की बात की है, जमीनी स्तर पर लागू करने की बात। कुछ और कनेक्टिविटी भी मैंने आपको जोड़ के दिखाई है ना। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ बनाओ। देखो, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर अब ये क्या होगा देखिए। अब कुछ विद्यार्थियों को यह मानना रहता है कि हमें इसको अलग से लिखाया जाए, नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता कि पूरे भारत में कोई इंस्टीट्यूट अब ऐसा बचा है स्टेट पीसेस को छोड़ करके, अगर आप प्रॉपर यूपीएससी की बात करेंगे, जो आपको तथ्यात्मक जानकारी देने की बात करेगी। जो अच्छे संस्थान हैं वो प्रारंभिक परीक्षा का कोई बैच ही नहीं चलाते हैं, वो सीधा आपको क्या पढ़ाते हैं, प्रीकम मेंस पढ़ाते हैं। अब जो मैं आपको लिखाने जा रहा हूं, अब इसमें आपका कुछ विद्यार्थियों का ये मानना रहता है कि इन चीजों को हमें सेपरेट करके लिखाया जाए। भाई वो जिम्मेदारी आपकी है। मुझे तो पूरी जो वस्तु स्थिति है वो आपके सामने ला करके खड़ी करनी है, ताकि जाने अनजाने में अगर कोई सवाल आपके सामने आ जाए तो उसका सामना करने की स्थिति में आप हों, यानी कि आपको दीवारों की तरफ ना देखना पड़े। कुछ ना कुछ आपका एप्लीकेशन आना चाहिए। और जब उत्तर लेखन की प्रक्रिया में आपका एक हाथ एक बार चलना प्रारंभ हो जाता है, वो रुकता भी नहीं है, बस शुरू वाला फ्लो बन जाना चाहिए। फिर वो सारे जो विचार हैं वो आपके माइंड में क्या है, अपने आप ही आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। अब देखो मैं आपको क्या लिखा रहा हूं, जो लिखा रहा हूं ये प्रारंभिक परीक्षा का जबरदस्त फैक्ट है, लेकिन हम इसको क्या लिख रहे हैं, एक आर्टिकल के माध्यम से लिख रहे हैं। तो हमें ये लिखना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर अभिलेखों जैसी व्यवस्था का सबसे पहला प्रयोग, अभिलेखों जैसी व्यवस्था का सबसे पहला प्रयोग, अभिलेखों जैसी व्यवस्था का सबसे पहला प्रयोग, अभिलेखों जैसी व्यवस्था का सबसे पहला प्रयोग भारत में, अभिलेखों जैसी व्यवस्था का सबसे पहला प्रयोग भारत में ईरानी 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 शासकों की ओर से किया गया। या ऐसे लिख लेंगे, ईरानियों की ओर से किया गया, ईरानियों की ओर से किया गया, ईरानियों की ओर से किया गया। भारत में ईरानी शासक, भारत में ईरानी शासक, भारत में ईरानी शासक दारा दारा थर्ड, भारत में ईरानी शासक दारा थर्ड ने, भारत में ईरानी शासक दारा थर्ड ने अभिलेखों जैसी व्यवस्था का पहला प्रयोग करते हुए, अभिलेखों जैसी व्यवस्था का पहला प्रयोग करते हुए, अभिलेखों जैसी व्यवस्था का पहला प्रयोग करते हुए अपने शासन के आदेशों को, अपने शासन के आदेशों को, अपने शासन के आदेशों को, अपने शासन के आदेशों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, अपने शासन के आदेशों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, अपने शासन के आदेशों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। आ रही बात समझ में? हालांकि एक बार मैं आपको पढ़ा रहा था कि ये जो दारा थर्ड है, जिसको आप क्या मान के चलते हैं, ईरानी शासक भारत में, तो असल में भारत में ईरानियों को जो कंट्रोल था वो उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ क्षेत्रों में था,
और विशेष तौर पर जो आपका उत्तर पश्चिमी भारत है उसको जब आप थोड़ा और ऊपर की ओर खींचेंगे, है ना, तो जो आपका जे.एंड.के वाला पोर्शन है, हालांकि आज के समय में जो जे.एंड.के वाला पोर्शन है वो उत्तर पश्चिमी भारत में काउंट नहीं किया जाता है। तो ईरानी लोग, जैसा हमने पहले पढ़ा था कि पहले विदेशी हैं भारतीय इतिहास के संदर्भ में जिन्होंने भारत आने का प्रयास किया, और भारत आने के प्रयास में इन्होंने भारत में अपने आप को स्थापित भी कर दिया था, लेकिन कोई बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर ये अपने आप को स्टैब्लिश यानी कि स्थापित नहीं कर पाए थे, है ना। आप जे.एंड.के की ओर देखेंगे, पंजाब का क्षेत्र आपको काउंट करके चलना पड़ता है ना। तो यहाँ पे इन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। हालांकि मैंने शायद पहले भी आपको बताया होगा, दारा थर्ड जैसी किस्मत अगर सभी की हो तो मेहनत करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, बैठ जाओ, जीवन में सब कुछ क्या आपको अपने आप ही मिलता रहे। दारा थर्ड मूलतः क्या है, एक व्यापारी है और ये कांच का व्यापार किया करता, कांच मतलब शीशे का व्यापार किया करता। लेकिन जाने अनजाने में इसको ईरान, जिसको आप फारस भी कहते हैं, वहां की गद्दी प्राप्त हो गई। और आपको याद होगा, हम जब सिकंदर को कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने ये डिस्कशन किया था कि उस समय पूरे मध्य एशियाई क्षेत्रों में ईरान के पास सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, और उस सैन्य ताकत पर समय के अनुसार कब्जा एक व्यापारी का एक बार आया, उसका नाम क्या था, दारा थर्ड। लेकिन इसने ये काम बढ़िया किया है, इसने भारत में ही कुछ पत्थरों को गढ़वाने की बात की है जिनको हम अभिलेखों जैसी व्यवस्था के माध्यम से जोड़ के देख रहे हैं, और उन पर आप कह सकते हैं कि इसने खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया था, क्योंकि भारत में जो खरोष्टी लिपि का आगमन है ये ईरानियों के साथ ही जोड़ के आप देखते हैं। तो जहां पर ईरानियों ने अपने आप को स्टैब्लिश किया है, और दारा थर्ड मैं बड़ी आसानी के साथ कह सकता हूं कि भारत में लास्ट ईरानियन रूलर आप इसको कह सकते हैं, अंतिम ईरानी शासक आप इसको कह सकते हैं। लेकिन ये अभिलेखों जैसी व्यवस्था के माध्यम से लोगों को नैतिक शिक्षाएं नहीं देना चाहता। अशोक तो बहुत आगे निकल गया, ये केवल अपने शासन के आदेशों को लोगों के सामने रख रहा है जहां पर इनका शासन। तो पहला प्रयोग तो किसकी ओर से आता है, ईरानियों की ओर से आता है। अब हुआ क्या, एक बार उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में एक सवाल ये पूछा गया कि भारतीय इतिहास में, अब भाषा देखना, भारतीय इतिहास में निम्न में से ऐसा कौन सा पहला भारतीय शासक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, भारतीय इतिहास में निम्न में से ऐसा कौन सा पहला भारतीय शासक रहा जिसने अभिलेखों जैसी व्यवस्था को अपनाया। अब जैसे ए ऑप्शन क्या आपका, चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन क्या आपका, बिंदुसार, सी ऑप्शन क्या आपका, अशोक, डी ऑप्शन क्या हो गया, मान लीजिए आपका कनिष्क। तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, सर अशोक। अशोक आएगा, अशोक आएगा। अब मैं सवाल को बदलता हूं, निम्न में से भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा भारतीय शासक रहा जिसने भारत में अभिलेखों जैसी व्यवस्था का व्यापक प्रयोग किया। ऑप्शन सेम है, चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन बिंदुसार, सी ऑप्शन अशोक एंड डी ऑप्शन कनिष्क। आप कहां जाओगे, आप कहां जाओगे, सर अशोक। दोबारा अशोक की ओर जाओगे। मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली यूज जो आता है इस कॉन्सेप्ट का अशोक की ओर से आ रहा है, तो यहां भी आपका आंसर क्या हो गया, अशोक हो गया। लेकिन आपको पता नहीं, जाने अनजाने में आप गलती कर बैठे, जाने अनजाने में आप लोग क्या है, गलती कर बैठे। और इसी प्रकार का एक सवाल आया था, अगर मैं सही हूं तो 2016 यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में, वो हम बाद में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत को आधार बनाते हुए सवाल रखा गया था कि निम्न में से आप किसे गुलामों को गुलाम कहेंगे, और ये सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में चला गया। इस पे मैं कभी बात करूंगा। अब यही जो सवाल मैंने आपको बना के दिखाए हैं,
इनमें से जो पहला सवाल है ये भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला गया। हम सब ने क्या पढ़ा है? अशोक। लेकिन नहीं, पहले सवाल का आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। अभिलेखों का व्यापक प्रयोग, अभिलेखों का वैज्ञानिक प्रयोग, या अभिलेखों का सबसे बड़ा प्रयोग, या जिसका शासन काल अभिलेखों पर आधारित है, कोई भी भाषा आपको मिले, आंसर आंख मीच के क्या लगाएंगे? अशोक। पहला प्रयोग कौन करेगा? ईरानी। शासक का नाम क्या? दारा थर्ड। लेकिन अगर पहला भारतीय शासक आपको बताना पड़े तो डिस्कशन कहां आना चाहिए? चंद्रगुप्ता। हालांकि मैं आपको यह जरूर बताना चाहूंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अभिलेखों जैसी व्यवस्था का जो प्रयोग है बड़ा ही सीमित मात्रा में किया है, और अशोक ने जो अभिलेखों जैसी व्यवस्था का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया है, तो अशोक का जो प्रयोग है वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रयोग पर एक्लिप्स लेके आता है, ग्रहण लगा देता है, उसको ढक लेता है। इसलिए हमारा बार बार ध्यान कहां जाता है? अशोक की ओर जाता रहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि पहला भारतीय शासक हम चंद्रगुप्त मौर्य को मान करके चलेंगे। ये टकराव आपका कभी भी किसी भी सवाल के साथ हो सकता है। तो भाषा का बड़ा खेल है, भाषा को समझ के, उसकी मांग को समझ के तब आपको सवालों को क्या है? अटेम्प्ट करना चाहिए। ईरानी को तो मैंने लिखा दिया आपको, इसी पैराग्राफ को आगे बढ़ाएंगे। यदि भारत में अभिलेखों जैसी व्यवस्था का, यदि भारत में अभिलेखों जैसी व्यवस्था का, यदि भारत में अभिलेखों जैसी व्यवस्था का किसी भारतीय राजा की ओर से, किसी भारतीय राजा की ओर से, किसी भारतीय राजा की ओर से, किसी भारतीय राजा की ओर से पहला प्रयोग बताना हो, पहला प्रयोग बताना हो, पहला प्रयोग बताना हो, तब यह कार्य चंद्रगुप्त मौर्य की ओर से किया गया। तब यह कार्य चंद्रगुप्त मौर्य की ओर से किया गया था। तब यह कार्य चंद्रगुप्त मौर्य की ओर से किया गया था। लेकिन अशोक का व्यापक प्रयोग, लेकिन अशोक का व्यापक प्रयोग चंद्रगुप्त मौर्य के प्रयोग को ढक लेता है। लेकिन अशोक का व्यापक प्रयोग चंद्रगुप्त मौर्य के प्रयोग को ढक लेता है। लेकिन अशोक का व्यापक प्रयोग चंद्रगुप्त मौर्य के प्रयोग को ढक लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रयोग को ढक लेता है। इसीलिए अशोक को अधिक प्राथमिकता दी गई है। इसलिए अशोक को अधिक प्राथमिकता दी गई है। इसलिए अशोक को अधिक प्राथमिकता दी गई है। इसलिए अशोक को अधिक प्राथमिकता दी गई है। अगला पैराग्राफ देखेंगे। अब जैसे इस बार का आपने कल पेपर मुझे उपलब्ध कराया, मैंने कल शाम को पेपर का अवलोकन किया, यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 का। तो ये पेपर वो नहीं था जो पेपर कभी हमारे सामने आए करते थे। हमारे सामने जो पेपर आया करते थे कभी, वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते थे। इस बार पेपर में एक अच्छी संख्या में एक लाइन वाले सवाल डाल दिए गए, और इससे बड़ा नुकसान किसको होगा? जो पुराने प्लेयर हैं, क्योंकि पुराने प्लेयर्स जो हैं उनकी तैयारी एकदम बिल्कुल क्या होती है? मेंस ओरिएंटेड ही। हालांकि निकालेंगे अभी भी वो लोग, क्योंकि सालों साल तैयारी में रहने के बाद आपको अंदाजा हो जाता है कि किस सवाल का आंसर किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है।
लेकिन कुछ सवाल अच्छे थे, लेकिन अच्छे सवालों की संख्या, जैसे मैंने जो सवाल चुने हैं इतिहास के या भारतीय राज्य व्यवस्था के, तो इतिहास के और भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ सवाल अच्छे दिए गए हैं, कुछ सवाल तो एकदम आप कह सकते हैं कि बेसिक हैं। हालांकि 2-3 सवालों का एप्लीकेशन मुझे ऐसा नजर आया कि अगर उस एप्लीकेशन को वो थोड़ा और आगे बढ़ा देता तो सवाल और अच्छे वैज्ञानिक या तार्किक सवाल बन सकते थे। लेकिन कमीशन इसी का नाम है, वो कब कैसा परिवर्तन आपके सामने कर दे और आपको हर प्रकार के परिवर्तन के लिए क्या है, तैयार। ठीक है, अब देखिए, अब अंतिम प्रहार करते हैं, फिर बाद में मुझे आपको फैक्चुअल सर? जानकारी देनी है। हाँ जी। सर, आपने लिखवाया है कि अशोक द्वारा जो व्यापक प्रयोग किया गया है अभिलेखों का, तो उसकी वजह से चंद्रगुप्त पर उसको प्राथमिकता दी गई है। तो सर आंसर चंद्रगुप्त होगा या फिर अशोक होगा? पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य ही होगा और व्यापक प्रयोग के संदर्भ में अशोक ही होगा। और अगर चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन में नहीं है पहले राजा के संदर्भ में, तब भी आंसर क्या होगा, अशोक। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अंतिम प्रहार करते हैं, उसके बाद में इनको समझेंगे कि अभिलेखों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, कौन सा अभिलेख कहां से मिला है और किस पर क्या बात अंकित की गई है। वो जानकारी क्या होगी, आपकी कंप्लीट फैक्चुअल होगी। जो मेंस का आर्टिकल मुझे देना था उसका अंतिम पैराग्राफ हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। लिखेगा, अशोक के अभिलेखों की व्यवस्था को, अशोक के अभिलेखों की व्यवस्था को पुरातात्विक साक्ष्यों में गिना जाता है। अशोक के अभिलेखों की व्यवस्था को पुरातात्विक साक्ष्यों में गिना जाता है। अशोक के अभिलेखों की व्यवस्था को पुरातात्विक साक्ष्यों में गिना जाता है, पुरातात्विक साक्ष्यों में गिना जाता है, पुरातात्विक साक्ष्यों में गिना जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास को जानने के क्रम में, और जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास को जानने के क्रम में, और जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास को जानने के क्रम में, और जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास को जानने के क्रम में जितने भी साक्ष्यों का प्रयोग किया जाता है, 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 उन सभी में सबसे कठिन साक्ष्य, उन सभी में सबसे कठिन साक्ष्य, उन सभी में सबसे कठिन साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य ही होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य ही होते हैं। यही कारण है कि अशोक के अभिलेखों को प्रकाश में आने में एक लंबा समय लगा। यही कारण है कि अशोक के अभिलेखों को प्रकाश में आने में एक लंबा समय लगा। यही कारण है कि अशोक के अभिलेखों को प्रकाश में आने में एक लंबा समय लगा। यही कारण है कि अशोक के अभिलेखों को प्रकाश में आने में एक लंबा समय लगा, प्रकाश में आने में एक लंबा समय लगा। आप इसी पैराग्राफ में पेन चेंज करके लिखेंगे, यह फैक्ट है प्रारंभिक परीक्षा का। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने यह जिम्मेदारी ली, फिरोज शाह तुगलक ने यह जिम्मेदारी ली, फिरोज शाह तुगलक ने यह जिम्मेदारी ली कि अशोक के अभिलेखों को प्रकाश में लाया जाए, कि अशोक के अभिलेखों को प्रकाश में लाया जाए,
कि अशोक के अभिलेखों को प्रकाश में लाया जाए, कि अशोक के अभिलेखों को प्रकाश में लाया जाए। फिरोज शाह तुगलक की ओर से यह जिम्मेदारी, फिरोज शाह तुगलक की ओर से यह जिम्मेदारी, फिरोज शाह तुगलक की ओर से यह जिम्मेदारी, फिरोज शाह तुगलक की ओर से यह जिम्मेदारी ब्राह्मण वर्ग को दी गई। फिरोज शाह तुगलक की ओर से यह जिम्मेदारी ब्राह्मण वर्ग को दी गई, ब्राह्मण वर्ग को दी गई। आ रही बात समझ में कुछ? सबसे पहला जो व्यक्ति बना है वो कौन है आपका? फिरोज शाह तुगलक। और मैं आपको बताना चाहूंगा, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान है जिसने एक अच्छी संख्या में ब्राह्मण वर्ग से संबंधित लोगों को फांसी देने का काम किया। वहीं दूसरी ओर क्या है, ब्राह्मण वर्ग के जो आपके लोग हैं उनको जिम्मेदारी देता है कि अशोक के अभिलेखों को प्रकाश में लाने का काम करें। चौंकाने वाली बात है ना? अभी आप देखिए 2023 यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में सवाल पूछा भी गया है कि फिरोज शाह तुगलक ने जब नागरकोट के टेंपल पर आक्रमण किया तो वहां से उसको कुछ साहित्य मिले हैं जो प्राचीन भारतीय समाज, संस्कृति और धार्मिक व्यवस्था की मेन सोर्सेस माने गए। तो उनका अनुवाद कराया गया, किसने किया, ये सवाल पूछा गया है। तो फिरोज शाह तुगलक कुछ इस तरह के काम भी उस समय कर रहा था, है ना? लेकिन फिरोज शाह तुगलक को कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं हो पाई, लेकिन फिरोज शाह तुगलक को कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं हो पाई, लेकिन फिरोज शाह तुगलक को कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं हो पाई, कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। ब्रिटिश शासनकाल में, अभी जो पेन आपने चेंज किया था उसी से लिखते रहेंगे, ये तथ्यात्मक जानकारी है। ब्रिटिश शासनकाल में, ब्रिटिश शासनकाल में 1837 में, 1837 एडी में जेम्स प्रथम नामक व्यक्ति ने अशोक के अभिलेखों को, अशोक के अभिलेखों को, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का कार्य किया, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का कार्य किया, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का कार्य किया। लेकिन एक गलती यह कर बैठा, 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 लेकिन एक गलती यह कर बैठा कि इन अभिलेखों में, इन अभिलेखों में शासक नामक शब्दावली की तुलना, 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 शासक नामक शब्दावली की तुलना श्रीलंका के शासक, 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 देखिए नाम क्या है, श्रीलंका के शासक तिस, श्रीलंका के शासक तिस के साथ कर दी। शासक नामक शब्दावली की तुलना श्रीलंका के शासक तिस के साथ कर दी, जबकि अशोक ने
अपने ही शासनकाल में, जबकि अशोक ने अपने ही शासनकाल में श्रीलंका के अपने समकालीन शासक, जबकि अशोक ने अपने ही शासनकाल में श्रीलंका के समकालीन शासक, श्रीलंका के समकालीन शासक तिस्य को बताते हुए कहा, तिस्य को बताते हुए कहा, तिस्य को बताते हुए कहा, तिस्य को बताते हुए कहा कि मैंने उन्हें एक पत्र भेजा है, 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 जिसमें मैंने इस बात को स्वीकार किया है, जिसमें मैंने इस बात को स्वीकार किया है, जिसमें मैंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं बौद्ध समर्थक बन चुका हूं, कि मैं बौद्ध समर्थक बन चुका हूं, कि मैं बौद्ध समर्थक बन चुका हूं। जेम्स प्रथम ने जाने अनजाने में जिस समस्या को पैदा किया, जेम्स प्रथम ने जाने अनजाने में जिस समस्या को पैदा किया, जेम्स प्रथम ने जाने अनजाने में जिस समस्या को पैदा किया, जेम्स प्रथम ने जाने अनजाने में जिस समस्या को पैदा किया, उसका हल 1915 में सामने आया, 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 जब अशोक के अभिलेखों में ही, जब अशोक के अभिलेखों में ही अशोक जैसी शब्दावली को, जब अशोक के अभिलेखों में ही, जब अशोक के अभिलेखों में ही अशोक जैसी शब्दावली को, अशोक जैसी शब्दावली को पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई, 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 सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये था जी आपका कच्चा माल। अशोक के अभिलेखों को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैंने एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आपको देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब हमें आना है कंप्लीट फैक्चुअल जानकारी की ओर। जैसे हम लोग अब क्या डिस्कस करने वाले हैं, आइए, है ना। अब ड्राफ्टिंग जो है, कुछ ड्राफ्टिंग जो है आप बोर्ड से चलेंगे। जैसे आप अगेन हेडिंग बनाएंगे, अशोक के अभिलेख पब्लिक शिलालेख। ठीक है जी, है ना। वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से करना है जी हमें। मुख्यतः हम कैसे करेंगे, 3 प्रकार से करेंगे, और बिल्कुल भी बेचैन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक को हम कहेंगे शिलालेख, एक को हम कहेंगे स्तंभ,
स्तंभ लेख, एक हम कहेंगे जी गुहा। गुहा, गुहा का मतलब गुफा यानी कि केव, गुहा लेख। ठीक है जी। अब ये जो आपके हैं दो शिलालेख जो है, ये दो प्रकार से आपको लेके चल रहे। एक क्या होगा आपका, जिसको आप कहेंगे वृहद। वृहद का मतलब क्या, मेजर, वृहद शिलालेख, वृहद शिलालेख। और एक को आप क्या कहेंगे, लघु शिलालेख, लघु शिलालेख, लघु शिलालेख। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जो आपका स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख को भी ऐसे ही बांटेंगे। स्तंभ लेख में भी दो खंड आपके बन जाते हैं। क्या हो जाता है आपका, वृहद स्तंभ लेख, और एक हमारा क्या बन जाएगा, लघु। लघु मतलब छोटा, लघु स्तंभ लेख। बनाओ जरा ये, जब बन जाए तो मुझे बताना। सर डन। हो गया, चलो देखो, समझो एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूं आपको मैं। इधर आओ सारे लोग, इधर ध्यान दो। यहां शब्द क्या है, लेख का मतलब क्या है, लिखा हुआ। इतना तो आपके समझ में आ रहा होगा, आ रहा है समझ में, है ना। शिला, शिला का मतलब क्या है, पत्थर, है ना। यहाँ पे शिला का मतलब क्या है, पत्थर। बिल्कुल सही कहा आपने, पत्थर। तो शिलालेख का मतलब क्या होगा, शिलालेख का मतलब यह होगा पत्थर पर अंकित बातें, हम कह सकते हैं आसान शब्दों में, पत्थर पर अंकित बातें। इतना समझ में आ रहा है ना। देख लो पहले इधर। अब ये भी क्या, दो प्रकार के हैं। एक क्या आपका वृहद है, और एक क्या आपका लघु है। तो जो आपके वृहद हैं, उनमें जो साइज ऑफ स्टोन होगा, उनमें जो आपका साइज ऑफ स्टोन होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे हमने ये बना लिया। और जो आपके लघु हैं, लघु में जो आपका साइज ऑफ स्टोन होगा, जो आपका साइज ऑफ स्टोन होगा वो क्या होगा, वो छोटा होगा। हमने ऐसे बना के दिखा दिया, मान लीजिए आपको। क्लियर। ठीक इसी प्रकार से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये समझ में आता है कि यहाँ पे लेख का मतलब क्या है, लिखा हुआ। यहाँ पे लेख का मतलब क्या है, लिखा हुआ। लेकिन किस पर, स्तंभ। स्तंभ का मतलब क्या होता है, खंबा या पिलर। स्तंभ का मतलब क्या होता है, खंबा या पिलर। तो हम कह सकते हैं स्तंभ लेख का मतलब क्या होगा, पिलर पर अंकित बातें, पिलर पर अंकित बातें। ठीक है जी। लेकिन ये भी कैसे हैं, दो प्रकार से आपके सामने आ रहे हैं। क्या है, वृहद स्तंभ लेख है, और एक क्या आपके सामने, लघु स्तंभ लेख है। यानी कि यहां पर जो आपका साइज ऑफ पिलर हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे जो आपका हाइट ऑफ पिलर हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका हाइट ऑफ पिलर हो जाएगा, वो मान लीजिए हमने कैसे बना लिया है, ऐसे बना लिया है। और यहाँ पे जो आपका हाइट ऑफ पिलर हो जाएगा, क्या हो रहा है अभी, यहाँ पे जो आपका हाइट ऑफ पिलर हो जाएगा, हाइट ऑफ पिलर, ये क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा कम बना के दिखा दो, बन गई बात। ठीक है।
इसका मतलब क्या है, यहां देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, लेख मतलब क्या है, लिखा हुआ। लेकिन क्या है, गुहा, गुहा का मतलब क्या है, केव। गुहा का मतलब क्या है, केव। केव का मतलब क्या है, गुफा। तो आप कह सकते हैं गुफा की दीवारों पर अंकित बातें। गुफा की दीवारों पर अंकित बातें, राइट। एक कॉन्सेप्ट ड्राफ्टिंग के माध्यम से मैंने आपको देने की कोशिश की है, इसको समझते। सारा बना लिया, बनाओ, पूरी इमेजेस बना के दिखाओ, साइज ऑफ स्टोन बना के देखो, हाइट ऑफ पिलर बना के देखो, सब कुछ समझाओ अपने आप को, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। सर डन। हो गया। आगे बढ़े तो एक एक करके उठाते रहो, और उसके बाद में उसके बारे में अब आपको बातें केवल क्या करनी, नोट डाउन करनी। यहाँ तक कॉन्सेप्ट था, इसके आगे अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इसके आगे मतलब क्या है कि आपको रिपोर्ट की तरह इसको लिखना है। क्या करना है, रिपोर्ट की तरह इसको लिखना है। लोकेशंस आपको ध्यान में रखनी है कि किसकी लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, हटा दो इसको। अब सबसे पहले क्या उठाएंगे, शिलालेख। तो आप देख पा रहे हैं कि शिलालेख जो है आपके सामने दो हैं। शिलालेखों का जो क्लासिफिकेशन है वो हमने दो प्रकार से किया है। यहां भी मैं एक कॉन्सेप्ट आपको दे ही देता हूं। दो प्रकार से हमारे सामने कैसे आया, एक को हमने क्या कहा है, वृहद शिलालेख, वृहद शिलालेख। और एक को जी हमने क्या कहा है, लघु शिलालेख। क्या कहा है, लघु शिलालेख। ठीक है, एक काम कर लो, ऊपर वाले के आगे लिख लो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। या तो सवाल यहां से बनेगा या आगे एक और डिस्कशन आएगा, सवाल वहां से बनेगा। कहाँ ध्यान आपको ज्यादा अपना लेकर के जाना है। तो जो वृहद शिलालेख है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इधर बनाते हैं इसका हेडिंग। मान लीजिए हमने इधर लिखा वृहद शिलालेख। वृहद शिलालेख, ठीक है जी। अब देखिए कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन सभी को होता है, और ऐसा नहीं है कि हमें भी नहीं हुआ, हमें भी हुआ एक समय में, है ना। लेकिन जब बातें आपके सामने बार बार आती रहती हैं, बातों का आप लोग समझने की कोशिश करते हो, जैसे मैं कई बार आपको बोलता रहता हूं कि अगर किसी व्यवस्था को लेकर के आप परेशानी में आ जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप एकांत में बैठ करके उसके बारे में सोच सकते हैं। 100% आपके सामने कोई विकल्प आएगा। मेरे सामने तो आता है, आपके सामने भी आएगा, है ना। एक बात इनके बारे में, क्योंकि मैंने इन्हीं को वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों लिखा, उसका एक बड़ा कारण है। बड़ा कारण कैसे, कि जो आपके वृहद शिलालेख हैं, है ना, इनमें एक मैं आपको बताना चाहूंगा, इनमें क्या मिलता है जी, एक बात याद रखना मेरे कहने से, इनमें मिलता है समानता का धरातल। एक चीज कार्य करती है उसको हम क्या कहते हैं, समानता का धरातल। बड़े प्यार के साथ समझना, बिल्कुल भी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा। इनमें क्या मिलता है, इनमें समानता का धरातल मिलता है जी। और समानता का धरातल जो मिलता है वो दोनों तरीके से आपको दिखाना है, स्थानों के संदर्भ में नहीं, ना, समानता का धरातल जो आपको मिलेगा वो आपको स्थानों के संदर्भ में नहीं लेके चलना है, क्योंकि स्थान अलग अलग है। स्थानों के संदर्भ में नहीं, स्थानों के संदर्भ में नहीं, सब कुछ बोर्ड से नोट डाउन करना है अभी। स्थानों के संदर्भ में नहीं, बल्कि क्या है, बातों के संदर्भ, बातों के संदर्भ में, बातों के संदर्भ में। मैं और समझाता हूं आपको। बातों के संदर्भ में समानता का धरातल कार्य करता है, स्थानों के संदर्भ में नहीं। जैसे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो आपके वृहद शिलालेख हैं ये 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। स्थान अलग अलग हो गए,
8 स्थानों से प्राप्त हुए, 8 स्थानों से प्राप्त हुए, 8 स्थानों से प्राप्त हुए, लेकिन सभी पर, लेकिन सभी पर 14 प्रकार की बातें, 14 प्रकार की बातें समान रूप से अंकित, समान रूप से अंकित, समान रूप से अंकित। इसको समझ लो। कोई डाउट अगर रहेगा तो आप मुझे तुरंत बताएंगे, एकदम बिल्कुल, है ना। शिलालेख में वृहद शिलालेख महत्वपूर्ण है, ये बात बिल्कुल सच है, यहाँ से सवाल आपको मिलते हैं। लेकिन वृहद शिलालेख को भी कैलकुलेट करने का एक अच्छा तरीका क्या हो जाता है, वो ये हो जाता है कि यहाँ पर समानता का धरातल अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसको समझने का तरीका क्या है कि समानता का धरातल स्थानों के संदर्भ में कैलकुलेट नहीं होगा, बल्कि बातों के संदर्भ में होगा। जैसे ये जो आपके वृहद शिलालेख हैं, ये 8 स्थानों से मिले हैं, तो स्थान तो क्या हो गए आपके, अलग अलग हो गए, लेकिन 8 स्थानों से ये जो आपको प्राप्त हुए हैं, इन पर बिल्कुल समान, एक समान, कोई अंतर नहीं, 14 प्रकार की बातें आपको दिखाई पड़ती हैं। तो बातों के संदर्भ में समानता है, लेकिन स्थानों के संदर्भ में समानता नहीं। बातों के संदर्भ में समानता है, लेकिन स्थानों के संदर्भ में समानता। यहां तक हो गया, है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको बताना है, जैसे आपने हेडिंग बनाया वृहद शिलालेख, वृहद शिलालेख, वृहद शिलालेख, ठीक है जी, वृहद शिलालेख, ओके। अब जैसे हमने देखा कि स्थानों के संदर्भ में समानता नहीं, मतलब क्या है, 8 स्थानों से प्राप्त हुए, 8 स्थानों से प्राप्त हुए, 8 स्थानों से प्राप्त हुए। तो अब मेरे हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए ये 8 स्थान कौन कौन से हैं, है ना। टेक्निकली एक बात समझते हैं, शुरुआत कहां से करो, बिल्कुल ऊपर से करो। भारत के नक्शे में क्या है, बिल्कुल ऊपर से करो। तो देखो ऊपर की 2 लोकेशन आपको दिखाई पड़ती हैं। एक लोकेशन क्या है, शाहबाज गढ़ी, यानी कि एक वृहद शिलालेख शाहबाज गढ़ी से प्राप्त हुआ, ऐसे समझना है। एक कहां मिलेगा आपको, उसको हम कह सकते हैं मानसेहरा, मानसेहरा। तो हमने ऊपर से शुरुआत की है, भारत के नक्शे में ऊपर से शुरुआत की है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, देखिए शाहबाज गढ़ी का मतलब क्या है, पाकिस्तान में मिलेगा आज के समय में, पाकिस्तान के पेशावर क्षेत्र से प्राप्त, पाकिस्तान के पेशावर क्षेत्र से प्राप्त, पाकिस्तान के पेशावर क्षेत्र से प्राप्त। मानसेहरा क्या है, पाकिस्तान के हजारा, पाकिस्तान के हजारा क्षेत्र से प्राप्त, पाकिस्तान के हजारा क्षेत्र से प्राप्त। दोनों को जोड़ देंगे तो एक फैक्ट निकल आएगा, केवल इन्हीं में, केवल इन्हीं में खरोष्ठी, खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ। केवल इन्हीं में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ। मैं बाद में एक नोट भी आपको लिखाऊंगा, लेकिन यह जोड़ के चलेंगे। केवल इन्हीं में क्या है, खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ, बाकी सब में क्या ब्राह्मी लिपि है लगभग। अब देखिए ऊपर वाला क्षेत्र हमने काउंट कर लिया है। अब हम थोड़ा नीचे नीचे आएंगे, तो नीचे नीचे आएंगे तो हम क्या दिखाएंगे, कालसी। तो कालसी आप जानते हैं
उत्तराखंड के देहरादून क्षेत्र से प्राप्त, उत्तराखंड के देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून क्षेत्र से प्राप्त, उत्तराखंड के देहरादून क्षेत्र से प्राप्त। अब थोड़ा और नीचे आएंगे, लेकिन नीचे जब आएंगे तो पहले जाएंगे पूर्व की ओर। वो पूर्व की ओर आप जाएंगे तो आपको दो मिलेंगे, एक मिलेगा धौली और एक क्या मिलेगा आपको, जोगढ़। धौली और जोगढ़। ओडिशा के पुरी क्षेत्र से प्राप्त, ओडिशा के पुरी क्षेत्र से प्राप्त जोगढ़ होगा ओडिशा के गंजाम, ओडिशा के गंजाम क्षेत्र से प्राप्त, ओडिशा के गंजाम क्षेत्र से प्राप्त। कितने हो गए? 5 हो गए। ओडिशा के गंजाम क्षेत्र से प्राप्त। ठीक है, 5 हो गए। ये नोट डाउन हो गया, जब हो जाए तो मुझे बताना। सर हो गया। सभी का हो गया ना? हो गया, 5 हो गए हैं। अभी हम स्थानों की चर्चा कर रहे हैं, तो स्थानों में अब आगे बढ़ते हैं। छठवां है आपका गिरनार, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र से प्राप्त, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र से प्राप्त नेक्स्ट स्थान हम लेके चलेंगे सोपारा। गुजरात के नीचे आना है, सोपारा। महाराष्ट्र के थाना क्षेत्र से प्राप्त, महाराष्ट्र के थाना क्षेत्र से प्राप्त। अंतिम 8वां स्थान एर्रगुडी आंध्र प्रदेश के कर्नूल क्षेत्र से प्राप्त, आंध्र प्रदेश के कर्नूल क्षेत्र से प्राप्त, आंध्र प्रदेश के कर्नूल क्षेत्र से प्राप्त, आंध्र प्रदेश के कर्नूल क्षेत्र से प्राप्त। ये सब कुछ नोट डाउन हो गया है ना? अब बोर्ड का काम रोकते हैं। अब आपको बातें मैं बोल रहा हूं, अब आपको बातें लिखनी है। इसके आगे एक हेडिंग बनाएंगे आप लोग, वृहद शिलालेख पर या शिलालेखों पर, क्योंकि 8 स्थानों से मिले हैं। वृहद शिलालेखों पर 14 प्रकार की अंकित बातों में 14 प्रकार की अंकित बातों में महत्वपूर्ण बातें, 14 प्रकार की अंकित बातों में महत्वपूर्ण बातें, 14 प्रकार की अंकित बातों में महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, इनको लिखने का तरीका क्या होगा? ऐसे होगा, जैसे पहली बात आप लिखेंगे तो पहली बात को कैसे लिखेंगे? प्रथम शिलालेख। क्या होगा? प्रथम शिलालेख।
दूसरी बात लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दूसरा शिलालेख, ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रथम शिलालेख। प्रथम शिलालेख में क्या क्या बातें हैं? प्रथम शिलालेख है ना, इसमें बनाएंगे पहला बिंदु नंबर 1, पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि की निंदा की गई, पशु बलि की निंदा की गई, पशु बलि की निंदा की गई, पशु बलि की निंदा की गई। नंबर 2, अशोक की ओर से कहा गया कि, नंबर 2 किसमें लिखना है? प्रथम शिलालेख में लिखना है। दो बातें इसमें लिखनी है। अशोक की ओर से कहा गया कि, अशोक की ओर से कहा गया कि सभी मनुष्य मेरी संतान के समान है। अशोक की ओर से कहा गया कि सभी मनुष्य मेरी संतान के समान है। सभी मनुष्य मेरी संतान के समान है। सभी मनुष्य मेरी संतान के समान, मेरी संतान के समान। अब हेडिंग बनाएंगे दूसरा शिलालेख। दूसरा शिलालेख, दूसरा शिलालेख। इसमें भी दो बातें आपको लिखनी है। पहली बात लिखेंगे नंबर 1, मानव एवं मानव एवं मानव एवं मानव एवं पशु चिकित्सा की व्यवस्था की चर्चा। 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 नंबर 2, नंबर 2 मैंने बताया था ना एक बार आपको। नंबर 2, चोल, पांड्य, केरल पुत्र, कोमा सतीय पुत्र। चोल, पांड्य, कोमा केरल पुत्र, कोमा सतीय पुत्र जैसे दक्षिणी राज्यों की चर्चा, 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 कोमा कोमा दक्षिण में मौर्य साम्राज्य के, कोमा दक्षिण में मौर्य साम्राज्य के, कोमा दक्षिण में मौर्य साम्राज्य के अंतिम भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में, 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 अंतिम भौगोलिक विस्तार के संदर्भ। ठीक है। तीसरा अभिलेख, तीसरा अभिलेख, तीसरा अभिलेख। इसके आगे एक ही बात आपको लिखनी है। तीसरा अभिलेख लिखेंगे, राज्य के अधिकारियों, राज्य के अधिकारियों, राज्य के अधिकारियों, राज्य के अधिकारियों, राज्य के अधिकारियों जैसे रज्जुक, जैसे रज्जुक, कोमा प्रादेशिक, जैसे रज्जुक, कोमा प्रादेशिक। इन बातों का आपको याद रखना है। जैसे रज्जुक, कोमा प्रादेशिक, जैसे रज्जुक, कोमा प्रादेशिक को प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर, प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर, प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर, प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर राज्य का दौरा किए जाने का आदेश। प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर राज्य का दौरा किए जाने का आदेश। प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर राज्य का दौरा किए जाने का आदेश। अब आपको सीधी छलांग लगानी है 7वां शिलालेख। 7वां शिलालेख जो महत्वपूर्ण है, 7वां शिलालेख। लिखो आगे। अशोक कहता है कि,
अशोक कहता है कि सभी प्रकार के धार्मिक संप्रदाय, अशोक कहता है कि सभी प्रकार के धार्मिक संप्रदाय मेरे लिए समान हैं। अशोक कहता है कि सभी प्रकार के धार्मिक संप्रदाय मेरे लिए समान है। अशोक कहता है कि सभी प्रकार के धार्मिक संप्रदाय मेरे लिए समान है, मेरे लिए समान है। नेक्स्ट, 8वां शिलालेख। दो बातें लिखनी है इसमें। 8वां शिलालेख, 8वां शिलालेख, 8वां शिलालेख, दो बातें लिखनी है। नंबर 1, अशोक की धम्म यात्राओं का वर्णन। अशोक की धम्म यात्राओं का वर्णन। धम्म यात्राओं का वर्णन का मतलब क्या होगा? जब उसने धम्म की नीति का प्रचार करने के लिए यात्राएं की थी। अशोक की धम्म यात्राओं का वर्णन, अशोक की धम्म यात्राओं का वर्णन। नंबर 2, इसी में बोध गया की यात्रा की चर्चा। बोध गया की यात्रा की चर्चा, बोध गया की यात्रा की चर्चा, बोध गया की यात्रा की चर्चा। ठीक है। नेक्स्ट, नवा अभिलेख। नवा अभिलेख, अभिलेख नहीं शिलालेख को, नवा शिलालेख, नवा शिलालेख। एक बात लिखेंगे, प्रजा हेतु, प्रजा हेतु, प्रजा हेतु उचित शिष्टाचार, प्रजा हेतु उचित शिष्टाचार अपनाए जाने की चर्चा। प्रजा हेतु उचित शिष्टाचार अपनाए जाने की चर्चा। प्रजा हेतु उचित शिष्टाचार अपनाए जाने की चर्चा। प्रजा हेतु उचित शिष्टाचार अपनाए जाने की चर्चा, अपनाए जाने की चर्चा। ठीक है जी। 10वां शिलालेख, 10वां शिलालेख, 10वां शिलालेख। एक ही बात लिखनी है, लिखो। अशोक कहता है कि, अशोक कहता है कि राजा का हित, अशोक कहता है कि राजा का हित, अशोक कहता है कि राजा का हित अपने ही प्रजा के हित में निहित है। अशोक कहता है कि राजा का हित अपने ही प्रजा के हित में निहित है। अशोक कहता है कि राजा का हित अपने ही प्रजा के हित में निहित है। 11वां शिलालेख, 11वां शिलालेख। एक ही बात लिखेंगे, धम्म के सिद्धांत की व्याख्या, 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 धम्म के सिद्धांत की व्याख्या। अब लिखेंगे सीधा 13वां शिलालेख, 13वां शिलालेख। एक ही बात लिखेंगे इसमें, कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन। लास्ट लिखेंगे 14वां शिलालेख, 14वां शिलालेख, 14वां शिलालेख। एक ही बात लिखेंगे, अशोक ने अपनी प्रजा को, अशोक ने अपनी प्रजा को, अशोक ने अपनी प्रजा को नैतिक जीवन, अशोक ने अपनी प्रजा को नैतिक जीवन, अशोक ने अपनी प्रजा को नैतिक जीवन व्यतीत किए जाने की शिक्षा दी। अशोक ने अपनी प्रजा को नैतिक जीवन व्यतीत किए जाने की शिक्षा दी। अशोक ने अपनी प्रजा को नैतिक जीवन व्यतीत किए जाने की शिक्षा दी। अशोक ने अपनी प्रजा को नैतिक जीवन व्यतीत किए जाने की शिक्षा। तो आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं, है ना? सर एक डाउट सर, जैसे कि आपने बताया कि सर उसने जो बातें की थी उन सभी में सर समानता थी,
तो सर ये तो सारी बातें सर डिफरेंट है सर, फिर समानता का धरातल का सर क्या मतलब है सर, वो समझ नहीं आया सर। 14 प्रकार की बातों, मतलब 14 ही बातें लिखी गई हैं। 14 प्रकार की बातों को जब आप सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में लेके चलोगे ना, देखो एक कहां से मिला, शाहबाजगढ़ी से मिला, मान लीजिए। एक कहां से मिला, कालसी से मिला। एक कहां से मिला, है ना, गिरनार से मिला। ठीक है, तो असल में ये जो है 14 प्रकार की बातें जो हैं, इन्हें हम कह सकते हैं 14 प्रकार की घोषणाएं। 14 प्रकार की घोषणाएं, 14 प्रकार की घोषणाएं। तो जब आप 14 प्रकार की घोषणाओं को एक डॉक्यूमेंट के रूप में लेके चलेंगे, सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में, सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में, तो ऐसे आपके सामने आएंगी 1, 2, 3, 4 और 14, है ना। तो ये जो सिंगल डॉक्यूमेंट है, ये हर जगह आपको ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। जहां जहां से मिले हैं वहां पर जो 14 प्रकार की बातें हैं, एक डॉक्यूमेंट में जो है आपके सामने इस तरीके से आपके सामने आती हैं, इस तरीके से 14। यहाँ भी क्या हो जाएगा आपके सामने, ये सिंगल डॉक्यूमेंट में जब आप इसको लेके चलोगे तो 14 प्रकार की बातें आपके सामने यहाँ भी आएंगी, 1, 2, 3, 4, है ना, 14। तो मैंने आपको ये बताने की बात की है कि जब आप इन 14 प्रकार की बातों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की बात करोगे तब तो आपको अलग अलग नजर आ रहा होगा, लेकिन मुद्दा उस बात का नहीं है। मुद्दा उस बात का है कि आप बात को समझो, स्थान अलग अलग है और स्थान अलग अलग हैं, तो इन स्थानों से ये जो आपके वृहद, है ना, शिलालेख जो आपके मिले हैं, इनके अंदर बातें समान हैं। इसमें भी 14 प्रकार की बातें वही हैं, इसमें भी 14 प्रकार की बातें वही हैं, इसमें भी 14 प्रकार की बातें वही हैं। और आपने कैलकुलेशन क्या कर ली है, आपने कैलकुलेशन ये कर ली है कि आपने इन 14 प्रकार की बातों को एक दूसरे के साथ जोड़ के देखा। तो जब 14 प्रकार की बातों को एक दूसरे के साथ जोड़ के देखोगे तब तो अंतर आपको नजर आएगा, लेकिन 14 प्रकार की बातों को एक दूसरे के साथ जोड़ के नहीं देखना है। 14 प्रकार की बातों को ऐसे जोड़ के देखना जैसे मैंने आपको बताया। यानी कि शाहबाजगढ़ी से जो आपका वृहद शिलालेख मिला है उस पर 14 बातें अंकित है। कालसी से जो वृहद शिलालेख मिला है उस पर 14 बातें अंकित है। मान लीजिए गिरनार से जो शिलालेख मिला है वृहद, उस पर 14 बातें अंकित है। तो इसमें 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 जो 14 बातें अंकित हैं, इनमें समानता है। इनमें क्या है? जी सर। आगे बात समझ में नहीं? जी सर। बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।